जब भी राजस्थान का नाम आता है तो क्या ख्याल आता है? बड़े बड़े किले, रेगिस्तान, ऊंट, यही सब ना। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस रेत के नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया दफन है, एक ऐसी दुनिया जो आज के बड़े बड़े शहरों को भी मात दे दे। तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उन कमाल की सभ्यताओं को खोजते हैं जिन्होंने हजारों साल पहले यहाँ इनोवेशन और कल्चर की वो कहानियां लिखी जो आज भी हैरान कर देती हैं। तो असली सवाल यही है कि राजस्थान के इस रेत के नीचे आखिर कौन कौन से राज दबे हुए हैं। चलिए मिलकर खोजते हैं एक ऐसी दुनिया को जो हमारी सोच से, हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और दिलचस्प थी। तो चलिए एक तरह के वर्चुअल आर्कियोलॉजिकल सफर पर निकलते हैं। हम एक एक करके 4 बड़े प्राचीन साइट्स को देखेंगे, उन्हें खोद कर समझने की कोशिश करेंगे और उन राज से पर्दा उठाएंगे जो वो अपने अंदर छिपाए बैठे हैं। ये सिर्फ कोई हिस्ट्री की किताब पढ़ना नहीं होगा, बल्कि एक असली खोज होगी, एक असली सफर। अच्छा, इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। इससे एक अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने लंबे समय की बात कर रहे हैं। सोचिए, पाषाण युग यानी स्टोन एज की बस्तियों से लेके कांस्य युग के बड़े बड़े शहरों तक और फिर महान साम्राज्यों के सेंटर तक, ये एक बहुत लंबा सफर होने वाला है। तो हमारे इस सफर की पहली मंजिल है कालीबंगा। ये सिर्फ एक पुरानी जगह नहीं है, नहीं, ये तो उस जमाने की अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग का एक ऐसा जीता जागता सबूत है कि आज भी देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं इसकी कहानी में। इस जगह का नाम ही अपने आप में एक कहानी कहता है, कालीबंगा। इसका मतलब होता है काली चूड़ियां। क्यों? क्योंकि जब 1952 में अमलानंद घोष ने इस जगह की खोज की तो उन्हें यहाँ काली चूड़ियों के न जाने कितने टुकड़े बिखरे हुए मिले। जरा सोचिए, एक छोटी सी चीज, एक टूटी हुई चूड़ी, और उसने एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को नाम दे दिया। और प्लानिंग तो कमाल की थी इनकी। कालीबंगा शहर को बहुत सोच समझकर 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया था और दोनों ही हिस्सों को मजबूत दीवारों से घेरा गया था। मतलब ये कोई ऐसे ही अचानक बस गई बस्ती नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ शहर था। ये जो 2 टीले हैं ना, ये हमें उस वक्त के समाज के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। देखिए, जो पश्चिमी टीला था वो थोड़ा ऊंचा और ज्यादा मजबूत बनाया गया था। ऐसा लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहा होगा, जहां शासक वर्ग के लोग रहते होंगे या फिर धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे। यहाँ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म और आग की वेदी मिली हैं। दूसरी तरफ जो पूर्वी टीला था वो आम लोगों के रहने की जगह थी, और कमाल की बात यह है कि वहां सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं, एक ग्रिड पैटर्न में। लेकिन कालीबंगा की सबसे बड़ी देन शायद उनकी सिटी प्लानिंग भी नहीं थी, वो थी खेती। क्योंकि यहीं पर दुनिया के सबसे पहले जुते हुए खेत का सबूत मिला है। और ये कोई मामूली खेत नहीं था। इसमें जो जुताई के निशान मिले हैं वो आड़े तिरछे हैं, एक दूसरे को काटते हुए। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि वो लोग एक ही साथ, एक ही खेत में 2 अलग अलग फसलें उगाते थे, सरसों और चना, मतलब डबल क्रॉपिंग। ये उस जमाने के हिसाब से एक अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड टेक्निक थी। और ये सब कब हो रहा था? आज से करीब 4,500 साल पहले। कमाल है ना? खुदाई में और भी बहुत कुछ मिला जो हैरान करता है, जैसे मेसोपोटामिया की एक सिलिंड्रिकल सील जो बताती है कि उनका इंटरनेशनल ट्रेड था। एक ही लाइन में बनी 7 अग्निवेदियां, ऊंट की हड्डियां, और तो और सजी हुई डेकोरेटेड फर्श की टाइलें भी, और एक बच्चे की खोपड़ी मिली जिसमें कई छेद थे। अब एक बच्चे की खोपड़ी मिलना अपने आप में दुख की बात है, लेकिन इस खोपड़ी में ऐसा क्या था जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को भी पूरी तरह से चौंका दिया? उस खोपड़ी में 6 छेद थे, और ये छेद ये दुनिया में ब्रेन सर्जरी का सबसे पहला सबूत माने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हजारों साल पहले कालीबंगा के लोग मेडिकल साइंस का ऐसा ज्ञान रखते थे जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। तो कालीबंगा की हैरान करने वाली कहानी के बाद चलिए अब सफर में आगे बढ़ते हैं। अब हम ताम्रपाषाण युग यानी कॉपर स्टोन एज में चलते हैं। यहाँ हम मिलेंगे आहड़ और गणेश्वर कल्चर से, जो अपने समय की इंडस्ट्रियल पावर हाउस थी, और इनकी महारत थी तांबे में। पहले बात करते हैं आहड़ की। इसे ताम्रवती नगरी भी कहते थे, मतलब तांबे का शहर।
और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, यहाँ तो लगभग हर घर में तांबा पिघलाने वाली भट्टियां मिली हैं। सोचिए, घर घर में मेटलर्जी का काम होता था। अनाज रखने के लिए इनके पास बड़े बड़े मटके होते थे, जिन्हें गोरे और कोट कहा जाता था। और इनकी खास पहचान थी बनासियन बुल नाम की एक टेराकोटा की मूर्ति। एक और दिलचस्प बात, ये अपने मृतकों को उनके गहनों के साथ दफनाते थे। शायद ये लोग मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास रखते थे। और फिर मिली एक ऐसी चीज जिसने सबको चौंका दिया। आहड़ में एक इंडो ग्रीक सिक्का मिला, जिस पर ग्रीक देवता अपोलो की तस्वीर बनी थी। अब सवाल यह है कि हजारों मील दूर ग्रीस का सिक्का राजस्थान के आहड़ में क्या कर रहा था। ये इस बात का सीधा और पक्का सबूत है कि आहड़ एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब था। इसके कनेक्शंस दूर दूर की सभ्यताओं तक थे। तो अगर आहड़ तांबे की फैक्ट्री थी, तो समझ लीजिए कि गणेश्वर उसकी खदान थी। ये सप्लाई का सोर्स था। कांतली नदी के किनारे बसा ये कल्चर उस समय की बड़ी हड़प्पा सभ्यता को तांबे के औजार सप्लाई करता था। यहाँ पर तो तांबे के सामान का जैसे खजाना मिला है। तीर की नोकें, मछली पकड़ने के हुक, भाले, सब कुछ। और इतना ही नहीं, ये लोग इंजीनियरिंग में भी माहिर थे। बाढ़ से अपनी बस्तियों को बचाने के लिए पत्थर के डैम बनाना भी जानते थे। चलिए, अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, बैराट। और ये जगह बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि ये किसी एक दौर की कहानी नहीं कहती, बल्कि इसने तो भारतीय इतिहास के कई बड़े बड़े दौरों को अपनी आंखों से देखा है। विराट की कहानी शुरू होती है स्टोन एज से। यहाँ पुरानी चट्टानों पर बनी पेंटिंग्स मिलती हैं। फिर आता है महाभारत का दौर, तब इसका नाम था विराटनगर, जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। इसके बाद मौर्य काल में सम्राट अशोक के टाइम में ये एक बड़ा बौद्ध सेंटर बन गया। यही नहीं, बाद में यहाँ इंडो ग्रीक राजाओं का भी राज रहा और 7वीं सदी में मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग भी यहाँ आए थे। मतलब एक ही जगह पर इतिहास की कितनी परतें हैं। और इसका सबूत भी है। बैराट में एक मशहूर शिलालेख मिला है, भाब्रू शिलालेख। इसमें सम्राट अशोक खुद कहते हैं कि मगध का राजा बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी गहरी आस्था रखता है। यह सीधा सम्राट का कहा हुआ वाक्य है, जो बताता है कि बैराट मौर्य साम्राज्य के लिए कितना ज्यादा जरूरी था। यहाँ और क्या क्या मिला? भारत के सबसे पुराने गोल बौद्ध मंदिरों में से एक के अवशेष यहीं मिले हैं। चांदी के पंचमार्क सिक्कों के ढेर मिले। साथ ही इंडो ग्रीक राजाओं के 28 सिक्के भी यहीं से खोजे गए। और वो चीनी यात्री ह्वेनसांग, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि यहाँ 8 बौद्ध मठ थे। ये सारी बातें मिलकर एक ही कहानी कहती हैं कि बैराट एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और रिलीजियस सेंटर था। तो हमारा ये जो एक छोटा सा आर्कियोलॉजिकल सफर था, वो यहाँ आकर पूरा होता है। हमने देखा कि हर एक जगह अपने आप में कितनी खास थी, कितनी अनोखी थी। लेकिन जब हम इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी शानदार विरासत की कहानी जो इनोवेशन और डाइवर्सिटी से भरी हुई है। तो कुल मिला के क्या सार निकलता है? कालीबंगा ने हमें दिखाया कि सिटी प्लानिंग और खेती में कैसे क्रांति लाई जा सकती है। आहड़ गणेश्वर ने मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान में महारत हासिल की और एक पूरी इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन खड़ी कर दी। और बैराट, वो तो एक ऐसा चौराहा बन गया जहां इतिहास की अलग अलग सड़कें आकर मिलती थी। ये सिर्फ टूटे फूटे खंडर नहीं हैं, ये इंसान की तरक्की के अलग अलग पिलर्स हैं और हर एक की अपनी एक अलग, एक दमदार पहचान है। तो दुनिया के पहले जुते हुए खेतों से लेकर तांबे के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब तक, प्राचीन राजस्थान सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये तो इनोवेशन की एक लैब थी। एक ऐसी जगह जहां उस जमाने में भविष्य गढ़ा जा रहा था। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जैसे जैसे आर्कियोलॉजिस्ट्स और खुदाई कर रहे हैं इस रेत के नीचे, और न जाने कौन कौन सी भूली बिसरी कहानियां अपने बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। क्या पता सबसे बड़ी खोज तो अभी बाकी हो।